अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहेंगे आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेबाबासी। आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और सुबह खैर टू और जितने भी नाजरीन अभी देख रहे हैं हमें पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आपकी हर दिली ख्वाहिश जो है वो अल्लाह ताला कबूल व मकबूल अता फरमाए। बहुत जल्दी से आपको एक चीज़ बताते चले, फिर अपने मौजू की तरफ जाएंगे कि चैट जीपीटी वॉइस, चैट जीपीटी लाइव जो है वो आ गया है। इसका मतलब ये है कि जब आप बोल रहे होंगे वो उसके साथ ही आपको जवाब देगा। जैसे कि आपने कहा क्या हाल है हुमायूं, तो वो कहेगा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वो सोचने का वक्त भी नहीं लेगा। ये चीज़ थोड़ी सी ड्राउनी भी है, आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है एट द सेम टाइम। और अगर आप सोच रहे हैं कुछ आप बात करते करते, तो तब चैट जीपीटी जो है वो बिल्कुल खामोश हो जाएगा। तो ये नई कन्वेंशन आने वाली है और बहुत जल्द आप अपने चैट जीपीटी में देख सकेंगे और चैट जीपीटी लाइव के ज़रिए आप उससे मुकालमा कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। जो ज़िंदगी में थोड़ी बहुत बात किया करते थे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ, मुझे लगता है वो भी अब शिफ्ट होने वाली है चैट जीपीटी की तरफ, और अब हम उससे बात किया करेंगे, उससे मशवरे लेंगे। और अब ज़िंदगी में जो रिश्तों में दूरियां थी, मुझे लगता है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। खुदा ना करे ऐसा कुछ भी हो। बड़ी से हलीमा कैसे लगता है अब ये आगे करोगी बातें? अच्छा, हो पहली चीज़ तो ये कि ये जो चीज़ आई है ये उन ममालिक के लिए है जिनकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो टेट्राबाइट्स में आती है, तो उनके लिए हमारा जो इंटरनेट है वो उसकी स्पीड काफ़ी स्लो है उन ममालिक से कंपैरेटिवली, तो शायद ये यहाँ पे आते आते थोड़ा टाइम लगे इस चीज़ को। सेकेंडली ये कि मुझे लगता है अभी भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत अक्ल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना होने के बराबर करती हूँ, सिर्फ वहाँ जहाँ पे और कोई मेरे पास जो है वो हल ना रह जाए। अदरवाइज़ मैं चैट जीपीटी बहुत ऐसे तक जब लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया था, मैंने डाउनलोड भी नहीं किया था बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि मुझे उसकी नीड मौजूद है। चैट जीपीटी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी एट टाइम्स आपको दे देता है क्योंकि आप उसको प्रॉम्प्ट सही नहीं देते। जैसे रिसेंटली मेरे भाई की शादी और मैं जो है वो उससे पूछ रही थी अबाउट सैलॉन्स, तो वो जो मुझे रेट्स बता रहा था कि इस सैलॉन का ये रेट है, इस सैलॉन का ये रेट है, वो 6 महीने पहले थे क्योंकि उनकी वेबसाइट पे 6 महीने पहले के रेट्स जो हैं वो मेंशन थे और वो भी मुझे 6 महीने पहले के रेट्स बताए थे और उसके बाद के रेट्स जो है मुझे नहीं पता लग रहे थे। फिर मैंने कॉल करके पूछा, तो इसलिए एक तो प्रॉम्प्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो आपको कैसी इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा मुझे लगता है कि बहुत सारे अक्लमंद लोग मौजूद हैं जिनको पता है दुनिया में कि जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट होते जाएंगे उतना ज़्यादा वो आपके ऊपर हावी होती जाएगी और आप उसके गुलाम बनते जाएंगे। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि एक लिमिटेड उसकी एक रिसर्च भी है। जैसे कि आपने कहा कि रेट्स हैं, तो ऑफ कोर्स वही चीज़ें देगा जो वो उसको लिमिटेड वेबसाइट से मिलेंगी। तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि उसमें एक लिमिटेड उसकी सोच है, वो वहाँ तक है जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है। लेकिन अगर आप आज हमसे पूछें तो हमें पता नहीं किसी ने रेट बताया होगा पुराना, तो हम आपको फट से बता देंगे कि किसी बाजी ने कहा था कि अब 2500 रुपये का डाई होता है। मेरा ख्याल है ये तो बहुत कम रेट मैंने बता दिया, 2500 का कहीं पे भी डाई नहीं होता, डाई मिलता ही नहीं है। 2500 का होता होगा क्या? नहीं, मैंने तो वैसे अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा रेट बताया कि 2500 रुपये का डाई होता होगा, लेकिन आई थिंक इससे कहीं ज़्यादा होता है। आज हम बात करेंगे कैसे माजी के दौर में हम लोग पहले पाकिस्तान टेलीविज़न देखकर हम उर्दू सीखा करते थे, हम कैसे न्यूज़ चैनल देखकर हमें बताया जाता था घर वालों की तरफ से कि ये देखो ये लफ्ज़ इसकी अदायगी कैसे हुई है। हम अक्सर अखबार जो है वो कभी भी रोटियां लेकर आते थे, मुझे अभी तक याद है, मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि हम उसको अखबार को पढ़ा करते थे और जोड़ तोड़ करके, जो कि जोड़ तोड़ भी एक मशहूर चीज़ थी जो हमने अपने ज़माने में सीखी थी, जो पता नहीं अब सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती, कि हम थोड़े से बड़े हो गए और मेरे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे बता सके जोड़ तोड़ पढ़ते हैं कि नहीं। हम वापस आके हलीमा से पूछेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कौसर। आपका दिन बहुत अच्छा क्वेश्चन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और एक और सुबह में हम आपको यकीनन ये बताएंगे कि
तोड़ जोड़ जो है वो अभी भी स्कूलों में चलते हैं। आपके मेरे ख्याल में नेफ्यूज हैं, और वो नीस नेफ्यूज, नीस भी है? नीस नहीं है आपके नेफ्यूज है। सो जोड़ तोड़ है, कभी पढ़ाया कभी देखा। उर्दू किताब वैसी है जैसे हमारे पास इमला होती है, के स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए है जोड़ तोड़। इमला भी है जी, इमला भी है। अच्छा, अभी भी इमला, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी खबर जो है वो जिस तरह इमला होती थी कि जिस तरह टीचर बोलती थी और आप लिखते थे कि ये लफ्ज़ आपको लिखना आता है नहीं आता, छोटी क्लासेस में सब कुछ होता है और बड़ा अच्छा पढ़ाया जाता है, बड़ा अच्छा सिस्टम है। उनकी जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पे आ भी चुकी हैं, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो कुछ स्कूल्स ऑब्वियसली ऐसे हैं, लेकिन शबनम आंटी की बात कर रही हैं? जी, उन्हीं की बात कर रही हूँ कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अभी भी इन चीज़ों के ऊपर ज़ोर देते हैं, इन चीज़ों की अहमियत को जानते हैं, लेकिन कुछ जगह जो है वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि हम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स भी जो हैं उनको वानाबीज बनाना चाहते हैं, यानी कि वो जो नहीं हैं और वो बनना चाहते हैं। और बहुत जगहों पर मैंने ये देखा है कि जब भी आप किसी को दबाना चाहते हैं या आप किसी जगह पे अपनी अहमियत दिखाना चाहते हैं कि हम किस सर्टेन क्लास से बिलोंग करते हैं, या हम किस तबके से बिलोंग करते हैं, या हम कितने पढ़े लिखे हैं, या हमारा कितना एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें जब आपने किसी के ऊपर जाहिर करनी होती हैं तो आप अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चाहे हम रेस्टोरेंट्स में मौजूद हों, चाहे हम जो है किसी दुकान पे मौजूद हों, क्या चाहे हम किसी अपने वर्क प्लेस पे मौजूद हो, हम जहाँ भी होते हैं हम इंग्लिश का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लोगों को बताने के लिए कि हमें बहुत आती है। मैं कल बड़ी हैरान हो रही थी, मैं खदीजा के कपड़े बदल रही थी और वो छत की तरफ देखकर कह रही थी मामा पंखा। और मैं ये सोच रही थी कि मैंने कितने अरसे बाद एक छोटे बच्चे के मुंह से पंखा सुना है। और फिर मैं और मंसूर ये बात, ये कल ही ये चीज़ हो रही थी रात को, और मैं और मंसूर ये बात डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं हमारे बच्चे को इंग्लिश ही आती है, अंग्रेज़ी आती है, उर्दू नहीं आती, इसलिए हम भी मजबूर हो गए इससे अंग्रेज़ी में बात करने के लिए। तो मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि इसका मतलब है उसका इंटरेक्शन अपने वालिदैन से ज़्यादा यूट्यूब से है। इसीलिए यूट्यूब के इंटरेक्शन की वजह से वो उस पर ज़्यादा टाइम गुजारता है, इसलिए उसके अल्फाज उसे बोलने आते हैं, लेकिन उसके वालिदैन की जो ज़बान है, क्योंकि वालिदैन तो घर में उर्दू बोल रहे हैं, अगर वो आपको देख के उर्दू बोलना नहीं सीख रहा, इट मीन्स कि वो आपसे ज़्यादा वक्त किसी और चीज़ के साथ जो है वो रख रहा है, इसलिए उसका ताल्लुक उसके साथ ज़्यादा है, इसलिए जो है उसको वो ज़बान बोलनी आती है। हुमायूं, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अंग्रेज़ी ज़बान बोलते हैं, आपको क्या लगता है रीज़न क्या? अच्छा, मुझे अभी तक याद है कि एक लफ्ज़ इमला का था और मुझे कहा गया कि वो लिखे होता पुरतपाक, तो मैंने पुरतपाक को पूरा एक साथ लिख दिया। नहीं, मैंने पूरा पुरतपाक लिखा और मेरी टीचर ने मुझे आज तक कहा, कहती है वो पुरतपाक है जो सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता। जब हलीमा बात करी थी कि कभी कभी एक ज़्यादातर जो एक क्लास है, ख़ास किस्म की क्लास, और एक अपना मकाम बताने के लिए अंग्रेज़ी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो किसी जगह पर मुख्तलिफ लग सकें, लेकिन दूसरे बरक्स जो मेरी राय है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ भी है इस मामले में। हाँ, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि एक ऐसी क्लास है जो कि अपने आप को मुख्तलिफ दिखाने के लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल करती है। मुझे लगता है अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन वो सोच गलत है जिसमें आप किसी दूसरी ज़ुबान को बरतर और अपनी ज़ुबान को कमतर समझते हैं। गलती वहाँ पर होती है जब आपको ये लगता है कि अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलेंगे तो हमारा मकाम किसी जगह पर बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा। एक ज़ुबान के ज़रिए आप अपना मकाम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, एक ज़ुबान के ज़रिए आप अपनी हैसियत डिफ़ाइन नहीं कर सकते। आपका इखलाक, आपका जो समाजी जो रहन सहन है, आपका जो दिमाग है, उसका कभी भी एनालिसिस या उसका कभी भी कोई मेयार जो है वो किसी ज़ुबान से नहीं हो सकता। मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान का बहुत ज़्यादा बेदरेग इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है इसका, लेकिन वो इस वजह से क्योंकि हम जो आर्टिकल 251 है उसका आज तक उसको इस्टेब्लिश नहीं करवा सके। हम अपने सरकारी दफातर में कितनी ही ज़्यादा उर्दू बोलते हैं, हालांकि ये कहा गया था और 2015 का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का यही कहता था कि उर्दू ज़ुबान का सरकारी इदारों में इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आज भी हम शर्मिंदा हैं कि हम उसको नहीं कर सके। हम मूव करेंगे ज़ैनब की तरफ। ज़ैनब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, सुबह खैर, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आप जल्दी से बताएं क्या बना रहे हैं, टॉपिक के बारे में आके वापस आके पूछेंगे। अच्छा, हम आज कंग पाओ चिकन बना रहे हैं और ये फूड जो है ये चाइनीज़ कुजीन से है और इसका जो टेस्ट होता है वो टैंगी सा होता है, स्पाइसी सा होता है और ये चाइना
के जो है ना सिचुआन रीजन से ये निकल के आया है। इसके अंदर पीनट्स होते हैं और मोटी लाल मिर्च होती है। तो इसको हम घर के नॉर्मल जो हमारे पास मसाले हैं उनके इस्तेमाल, चाइना में भी इसके अंदर मोटी लाल मिर्च होती है, पाकिस्तान आते आते नहीं होती है कश्मीरी लाल मिर्च होती है। ठीक है, बहुत सवाल है आज इसके लिए, क्योंकि इट इज वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है ये। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद सवाल करेंगे इस हवाले से। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम ज़ैनब के पास चलते हैं और ज़ैनब से पूछते हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान के ज़्यादा और बेदरीग इस्तेमाल के हवाले से वो क्या सोचती हैं। आज की जनरेशन क्यों इस बात को नहीं समझती कि हमारी ज़बान इतनी मीठी ज़बान, इतनी अच्छी ज़बान है, और हम क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाना चाहते? जी ज़ैनब, क्या सोचती हैं आप इस हवाले से? अच्छा, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरह से स्कूल्स से लेके हम अगर बात करें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बोलने से ज़्यादा लिखना जो है वो सीखते हैं स्कूल से। और उर्दू आजकल जो मैंने बहुत से स्कूलों में देखा, और मेरी बेटी ने भी ये चीज़ मैंने उसके पढ़ाई में ये चेक की कि उसने उर्दू बहुत देर बाद लिखना शुरू की। और उसके एक तो पेपर्स भी बहुत देर बाद हुए, वो 4th या 5th क्लास में थी तो उसके पेपर स्टार्ट हुए फाइनल, जो उसने एग्ज़ाम्स प्रॉपर दिए। दूसरा ये कि उर्दू का इतना तवज्जो स्कूल वालों ने दी नहीं, और इंग्लिश सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा उनकी तवज्जो थी। और जिससे ये हुआ कि जब अचानक से जब वो 1 क्लास में आई मॉन्टेसरी से निकल के, तो उनके लिए इतना मुश्किल हो गया था उर्दू पढ़ना, समझना, लिखना, कि वो भागी हालांकि बोलनी तो बिल्कुल क्लियर आती है ना, लेकिन वो भागी उससे कि ये क्या, ये कौन सा सब्जेक्ट है। और इस्लामियात और उर्दू पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब आयत इस बात पे खुश है कि ओके वो 6th क्लास में जा रही, तो इस्लामियात जो है वो इंग्लिश में ऑप्शनल भी हो जाता है ना, कि आप जो उसकी बेस थी वो इतना अरसा इंग्लिश में ही उसने गुजारी, उर्दू इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट नहीं की। और फिर जैसे ही 1 में वो प्रमोट गई तो फिर उसने उर्दू का जो था उनका सब्जेक्ट भी आ गया, उसमें लिखना भी था, उसमें सारी चीज़ें थी। लेकिन ज़ैनब, क्या आप ये नहीं सोचती कि इसकी रीज़न ये है कि स्कूल वाले भी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आके उनको कहते हैं कि जी अंग्रेज़ी ये सही नहीं सीख रहे, अंग्रेज़ी के ऊपर पेरेंट्स का भी एम्फसाइज होता है। फिर हमें ये भी कहीं ना कहीं पता है, जो बात मैंने शुरू में की, कि जहाँ भी जो बच्चा अंग्रेज़ी बोलेगा ना, उसको जो है वो 1st क्लास बच्चा कंसिडर किया जाएगा, और जो अपनी मादरी ज़बान या उर्दू में बात करेगा या अपनी इलाकाई ज़बान में बात करेगा, उसको तो हम कहेंगे क्या है ये गरीबों का। अच्छा, इसकी मिसाल मेरे दोनों बच्चों की, अगर आप बहुत अच्छा सवाल किया है, इब्राहिम की बेस आयत की स्कूल बेस से बहुत डिफरेंट है, और आयत की माशाल्लाह मैं इसलिए माशाल्लाह कह रही हूँ कि इंग्लिश इब्राहिम से अच्छी है, क्योंकि इब्राहिम बोल लेता है लेकिन उसकी बेस उस तरह से नहीं बनी। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स का काम बनता है कि वो अपने बच्चों को ये कहें कि हमारी मादरी ज़बान है, हमने इसको लेके चलना है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही तो आप इस पर काम कर लें, क्योंकि इंग्लिश उर्दू तो काम आती है, इंग्लिश भी कहीं ना कहीं काम आती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें ये है कि आप पेरेंट्स को ये चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों के अंदर ये एहसास कमतरी ना डालें कि अच्छा आपको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मेरे घर में तो ये दोनों चीज़ें हैं ना। तो आपको चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से प्रमोट करें कि इंग्लिश उर्दू दोनों लेके आप साथ चलें। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम जब बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम कंपेयर पेरेंट्स ये करते हैं, ये सब बात करते हुए भी शायद ये इसको शुरुआत स्कूल से होनी पड़ेगी। अगर आप अपनी ज़ुबान का सिर्फ एक सब्जेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब वालिदैन को आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ज़ाहिरी बात है वो अपने बच्चों को वही अंग्रेज़ी सिखाएंगे ताकि वो ज़्यादा सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकें। तो हर बार हम यकीनन हम जिस तरह गवर्नमेंट के ऊपर नहीं दबाव डाल सकते, इसी तरह हम वालिदैन के ऊपर भी दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वो कहते हैं ना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और जैसे ही आवे का आवा ठीक होगा, जैसे आज हमारी उर्दू बहुत दुरुस्त होगी और आज हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपकी मुलाकात करवाएंगे, आपने MA किया हुआ है, आपने PhD की हुई है उर्दू में, आप शोबा उर्दू ज़बान और अदब के असिस्टेंट प्रोफेसर
एडिटर भी हैं एक निजी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी भी है वो, कॉलम निगार भी हैं आप, और कॉलेज यूनिवर्सिटी सतह पर आपको बेहतरीन उस्ताद के अवार्ड से भी नवाजा गया है। आप कॉलम निगार भी हैं, आप डिप्टी एडिटर भी रहे हैं एक अखबार के साथ। माहिर तालीम आज हमारे साथ मौजूद हैं, तालीमी, अदबी, अखलाकी और समाजी मौज़ूआत पर आज इनसे गुफ्तगू करेंगे, आपकी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर महमूदुल हसन राना से आज हमारे साथ एक और सुबह की महफिल में मौजूद हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज हमें वक्त दिया ताकि हम उर्दू ज़बान के हवाले से उनसे बहुत सारी बातें पूछ सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आने के लिए सर, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। सबसे पहले जब आपकी मैं आपका तारुफ पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने PhD उर्दू में की हुई है। अब जब मुझे याद है O लेवल के, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए जी, जज़ाकल्लाह। तो जब मैं O लेवल कर रहा था तो उर्दू A और उर्दू B होती थी, तो उर्दू B तो मैं माजरत के साथ ये बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल मजाक थी। वो मजाक इस तरह थी कि बस उसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि वो बहुत मजाक थी। वो इतनी आसान थी कि शायद 3 या 4 क्लास का बच्चा जो हमारे अम्मा अब्बा की जनरेशन का था वो उसको भी उसके लिए भी मजाक था। फिर उर्दू A जो थी वो उनके लिए कदरन मुश्किल इसलिए थी क्योंकि उसमें इलामा इकबाल की शायरी, उसमें गालिब की शायरी, उसमें बहुत सारी चीज़ों की आपने शायरी की तशरीह करनी होती थी, तो वो उनके लिए मुख्तलिफ थी। आज सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि हम क्यों नहीं सीख पाते? पहले तो टेलीविज़न से सीख लेते थे, अब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं कि वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं और टूट के उर्दू बोलते हैं ताकि वो थोड़े मॉडर्न लगें। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, कितना आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऐसा ही है? ये आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है इसने भी उर्दू को बहुत पीछे छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मदऊ किया और आपने उर्दू के हवाले से बात की कि उर्दू जो है वो आज हमारा बच्चा जो है उस तरीके से नहीं बोल रहा जिस तरीके से बोलना चाहिए। तो इसमें यकीनन बहुत सारे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं या बहुत सारे इसके जो इसके पीछे जो हैं बहुत सारे अनासर कार फरमा हैं कि आज हम में दिलचस्पी जो है वो नहीं है। बुनियादी तौर पे ज़बान जो है वो सिर्फ इजहार का ज़रिया नहीं था, बल्कि ये एक तहज़ीब, एक सकाफ़त और एक तर्ज़ ज़िंदगी का नाम है। तो जब हम अपने बच्चों को तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में आगाह नहीं करेंगे कि ये हमारी जो रवायत है, हमारी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, ये बुनियादी तौर पे ज़बान है, तो उसकी वजह से फिर बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है उसके ऊपर आज बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारे बच्चे पे कि मीडिया है, फेसबुक है, चैनल्स हैं और वो सारे जब मिल के उस पर असरअंदाज होते हैं और वहाँ वो देख रहा है कि अंग्रेज़ी बोली जा रही है, वहाँ पे जो है रोमन के अंदर जो है वो तहरीरें हो रही हैं, तो उससे बच्चा जो है वो उर्दू से ज़रा थोड़ा सा दूर हो जाता है और उसकी तवज्जो जो है वो अंग्रेज़ी की तरफ और इन चीज़ों की तरफ चली जाती है कि जहाँ पे उसको हाइप मिले, जहाँ पे उसको जो है वो एक पहचान मिले, तो इसलिए वो उर्दू की तरफ जो है वो ध्यान नहीं देता। तो किसी दौर में तो आपको पता है कि उर्दू तो हम मीडिया से सीखा करते थे कि जब असातिज़ा पढ़ाते थे तो कुछ प्रोग्राम ऐसे होते थे कि तजवीज़ किए जाते थे कि आपने अपनी उर्दू बेहतर करनी है, फ़लाँ प्रोग्राम जो है वो आप देखें, अगर आपने अंग्रेज़ी ठीक करनी है फ़लाँ न्यूज़ एंकर की ख़बरें सुनें, फ़लाँ प्रोग्राम देखें, आपकी अंग्रेज़ी के तलफ़ुज़ ठीक हो जाएंगे, आपके उर्दू के तलफ़ुज़ ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज मेरे ख़्याल में एक मजाक है कि आज हमारा मीडिया वो किरदार अदा नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर साहब एक मज़मून तक महदूद रह गई है उर्दू, सिर्फ वो सब्जेक्ट जो कि जिसका नाम खुद ही उर्दू है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं पर हम उर्दू इस्तेमाल करते हैं। 8-9 सब्जेक्ट्स में 1 उर्दू और 8 अंग्रेज़ी में, फिर बच्चा क्या पढ़ेगा? यकीनन अंग्रेज़ी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, इसी बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। आप भी हमारा साथ दे सकते हैं, देखते रहिए कौसर, आपका दिन बहुत अच्छा। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोफेसर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे उर्दू ज़बान के हवाले से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा जो हमेशा से एक दिमाग में एक चीज़ आती है, एक सोच आती है, वो ये है कि शायद हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अंग्रेज़ी को फ्लुएंटली ना बोलने की वजह से,
और उसकी वजह से शायद बहुत सारे अब जो माँ बाप हैं उनके दिमाग में ये बात आ गई है कि अगर हमारा बच्चा भी नहीं बोलेगा तो शायद इसको भी वो मकाम ना दिया जाए सोसाइटी में, इसको भी उतनी अहमियत ना दी जाए, इसको भी एक क्लास सिटीज़न ना समझा जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अंग्रेज़ी इस्तेमाल करे और उर्दू इस्तेमाल ना करे। और अब हम, जैसा हुमायूं ने कहा, हम देखते जा रहे हैं कि चीज़ें उर्दू ज़बान में कम होती जा रही हैं, अंग्रेज़ी में बढ़ती जा रही हैं। हम कोई मेन्यू देखेंगे तो वो अंग्रेज़ी में होगा, हम कोई शादी का कार्ड देखेंगे वो अंग्रेज़ी में होगा, हम कहीं भी जाएंगे कोई बोर्ड देखेंगे वो अंग्रेज़ी में लिखा होगा। तो इन चीज़ों की वजह से हमारा ध्यान उर्दू से हटता जा रहा है और अंग्रेज़ी की तरफ होता जा रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बुनियादी तौर पे हम इसमें जो आपने बातें की हैं इससे लगता है कि हम कहीं पे शायद एहसास कमतरी का शिकार है। और चूँकि हम पे 100 साल हुकूमत की अंग्रेज़ ने, और उसने हमारे सबसे बड़ा जो काम किया वो ज़बान पे किया कि उसने अंग्रेज़ी को यहाँ की दफातर में, यहाँ के अदल में, यहाँ के निज़ाम ज़िंदगी में उसको जो है वो लेकर आया और उसको तरवीज दी, उसको बढ़ाया। और फिर जो लोग अंग्रेज़ी जानते थे, जिन लोगों ने अंग्रेज़ी को सीखा, उन्होंने अपने करीब किया, उनको बड़ी बड़ी पोस्टें दी, उनको बड़े अहम मकाम पे पहुंचाया। तो गोया उनके और मुआशरे के अंदर एक ये बात पैदा हो गई ज़हन में कि अंग्रेज़ी जो लोग पढ़ते हैं वो ही आला मकाम हासिल करते हैं, वो ही जो है वो मुअज़्ज़ज़ कहलाते हैं, उन्हीं को जो है मुआशरे के अंदर इज़्ज़त जो है वो मिलती है। अब अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उनके बाद एक तबका जो है वो उन्हीं की जो पैदा करदा वो तबका है, वो आज भी अंग्रेज़ को, तो उनकी वही है, आज भी अंग्रेज़ को, अंग्रेज़ की ज़बान को, अंग्रेज़ की तहज़ीब को, अंग्रेज़ के कल्चर को, अंग्रेज़ के रहन सहन को आज भी वो प्रमोट कर रहा है। और वो ये समझता है कि ये एक सबसे आगे। और फिर दूसरा जो नौ आबादियाती सिस्टम था उसके अंदर भी एक तब्दीली आई बुनियादी तौर पे। उसमें ये हुआ कि जो ताकतवर कौमें थी वो कमज़ोर कौमों पे आके कब्ज़ा करती थी, फिर उनके कल्चर को, उनकी ज़बान को मस्मार करके अपने ताबे करती थी और लोगों के ज़हनों के ऊपर कंट्रोल करती थी। लेकिन जब नौबादियाती निज़ाम बज़ाहिर ये लगा कि ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ चला गया और यहाँ पे जो है वो हम आज़ाद हो गए, तो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये चेंज किया कि अब हमें रिमोट हुकूमत करनी है, अब हमने दूर रहना है, हमने यहाँ फ़ौज नहीं भेजनी, हमने यहाँ लड़ना नहीं है, लेकिन हमने यहाँ की ज़बान पे, यहाँ के लोगों के ज़हनों पे, लोगों के दिमागों पे कब्ज़ा करना है। और उन्होंने वो किया। और वो जो ख़ास तबका था जिसको वो एलीट कहते थे, जिसको वो रॉयल तबका कहते थे, उनके हाथों में हमारे इस मुल्क को, हिंदुस्तान को दे दिया गया। अब वो अंग्रेज़ी को ही सब कुछ समझते हैं, इसलिए वो उर्दू की तरफ नहीं आए। और उससे लामहल्ला तौर पे हमारा जो निज़ाम तालीम था वो मुरतब हुआ। और आप देखें कि वो जो लॉर्ड मकाले ने कहा था कि मैं ऐसा निज़ाम तालीम दे के जा रहा हूँ कि यहाँ क्लर्क तो पैदा होंगे लेकिन कोई क्रिएटिव, कोई तख्लीक़कार, कोई अहम साइंटिस्ट पैदा नहीं होगा। आज आप देख लें कि उनको गए हुए भी 200 साल 300 साल हो रहे हैं, लेकिन कहाँ पे हम कोई एक साइंसदान पैदा कर सके हैं और कहाँ पे हम कोई आला जो है वो सोच रखने वाले लोगों को पैदा कर सकें हैं। और उसकी वजह यही है कि वो जो एक रॉयल तबका है उन्होंने अपनी मनापली कायम की और अंग्रेज़ी को तरवीज दी, अंग्रेज़ी को CSS का हिस्सा बनाया, अंग्रेज़ी को जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनका हिस्सा बनाया, अंग्रेज़ी को जो है और आज भी मयार CSS का वो एस्से है जो इंग्लिश में लिखा जाता है और वो उसमें कहते हैं वो इंग्लिश कैसे पास कर लो, समझ लो CSS हो गया। और कभी बड़ी बड़ी रंजिश होती है इस बात को सुन के। लेकिन डॉक्टर साहब, आज भी मैं इस बात को तरजीह दूंगा, इस सवाल को, कि हम अभी भी उधर ही फंसे, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दो तरह के स्कूल हुआ करते थे। और बदकिस्मती से वो उर्दू मीडियम का जो लेवल ऑफ जितने स्कूल थे वो कम होते गए और इंग्लिश मीडियम बढ़ता गया, क्योंकि वो फ़र्क बहुत ज़्यादा था। आज भी उर्दू मीडियम को पढ़ाता है इंग्लिश मीडियम वाला कि आओ मैं तुम्हें समझा दूँ, मैं तुम्हें सिखा दूँ। कहते हैं यार इसका उर्दू मीडियम था, इसको ज़रा समझा दो। आज भी हमारे माँ बाप जो उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं, हम कहते नहीं आप उर्दू मीडियम से पढ़े, आपको क्या अंदाज़ा इंग्लिश मीडियम की कितनी मुश्किलात हैं। हमने उर्दू मीडियम बनाए क्यों था जब ज़्यादातर किताबें, 7 सब्जेक्ट की किताबें आपकी इंग्लिश में थी? असल में मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो एक ख़ास तबका जो है उसने अपनी मनापली की वजह से एक तबके को ऊपर रखा। अब देखें
जो आपने जिस तबके की बात की कि उर्दू मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम, अब ये कहने को तो दो हमारे यहाँ निज़ाम तालीम है, लेकिन जो एक उर्दू मीडियम है बुनियादी तौर पे वो तो सरकारी स्कूलों में है, वो तो उन स्कूलों के अंदर है जिनकी फ़ीस कम है, क्योंकि हमारी तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो तो अफोर्ड नहीं कर सकती अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम को या उसमें दाखिला ले सके। कितने वालदैन हैं जो हेड स्टार्ट में, कितने वालदैन हैं जो बीकन में या फ्रोबल में अपने बच्चों को दाखिल करवा सकते हैं, निजी बड़े स्कूल, किसी भी निजी बड़े स्कूल में नहीं दाखिल करवा सकते, तो वो तो उर्दू मीडियम में ही वहाँ पढ़ेंगे। और वो अंग्रेज़ी मीडियम भी है तो वो उर्दू मीडियम ही की एक किस्म है, क्योंकि उसके अंदर तो वो आला तबके के लोग नहीं हैं। तो वो बुनियादी तौर पे उन्होंने इसीलिए रखा है कि यहाँ के जो बड़े ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के जो सरमायादाराना निज़ाम है, उसके ऊपर अपना तसल्लुत जो है वो कायम किया जाए। अगर वो इसको नीचे सतह पे ले आते और उर्दू के अंदर तालीम दी जाती, उर्दू के अंदर तमाम इम्तिहानात होते, तो फिर तो एक आम तबके का आदमी वो ऊपर चला जाता और उनकी वो मनापली ख़त्म हो जाती। ठीक है, हम लोग जो है वो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ है। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। एक और सुबह में हम सवालात का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए थे। उर्दू ज़ुबान का किस तरह उसकी बका की एक जंग जो है वो लगी हुई है और उसमें किस तरह पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तकरीबन 20, 22 या 24 करोड़ की आवाम है जो उर्दू को समझती, पढ़ती और लिखती है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी ज़ुबानों में उर्दू का शुमार होता है जिसको पूरी दुनिया में समझा और बोला भी जाता है। इसे एक लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है क्योंकि उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि दूसरी ज़ुबान से भी लिए गए हैं और बहुत से उर्दू ज़ुबान के अल्फाज दूसरी ज़ुबान में शामिल किए गए हैं। हलीमा, आई एम श्योर हैज़ अ क्वेश्चन। जी, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी। प्रोफेसर साहब, जब भी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी दफातर हैं वहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बड़ा दिल उदास होता है। जिस तरह शुरू में हुमायूं ने जो है हमारे आइन का जिक्र किया कि उसमें जो है ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि उर्दू जो है वो दफ्तरी ज़बान होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि सारी जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आती है वो सब की सब अंग्रेज़ी ज़बान में होती है और बार बार जो है हम साइन भी अंग्रेज़ी ज़बान में करते हैं, सब कुछ होता है। फिर हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इसके हवाले से जो है वो एक केस भी हुआ जिसका फ़ैसला भी आया। फ़ैसले में भी उन्होंने 2015 में कहा कि जी बिल्कुल इसको नाफिज कर देना चाहिए, दफ्तरी ज़बान जो है वो उर्दू होनी चाहिए। उसके बावजूद भी हम उसे नाफिज नहीं कर पाए। क्या इसमें हमारी नीयत का मसला है, हम नाफिज करना ही नहीं चाहते, या ये पूरा अमल है ही इतना मुश्किल, इतना लंबा कि शायद अब हमारे लिए ये नामुमकिन हो चुका है कि हम इतने अरसे से अंग्रेज़ी ज़बान का इंतखाब कर चुके हैं कि अब हम उर्दू ज़बान में शायद जो भी हमारे पास चीज़ें आएँ, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आए वो हमें समझ ही ना आए, इसलिए हम चाहते हैं कि बस ठीक है अंग्रेज़ी में हो रहा है तो अंग्रेज़ी काफ़ी है। आपने ठीक कहा। इसमें तो मेरे ख़्याल में हमें बदनीयत ही नज़र आती है कि जब सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला दे दे कि और फिर आइन के आर्टिकल 251 का जिक्र आपने पहले किया कि वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो सरकारी ज़बान होगी दफ्तरों की वो उर्दू होगी, और बतदरीज फिर उसके ऊपर अमल हुआ और फिर 2015 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जवाद एस ख्वाजा साहब ने फ़ैसला भी दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब उर्दू को जो है वो नाफिजुल अमल किया जाए। तो आज भी हमारे दफातर के अंदर, आज भी हमारे इदारों के अंदर, आज भी हमारे अदलिया के अंदर, आज भी हमारी कहीं पे भी जो है वो जो ख़त ख़िताबत है वो सब की सब अंग्रेज़ी में है। तो इससे तो ये पता चलता, होना तो ये चाहिए था कि अभी तक इसके ऊपर नोटिस लिया जा चुका होता और कोर्ट पूछ रही होती कि ये मैंने फ़ैसला 2015 में दिया और आज 11 हो गए, 11 साल हो गए और 11 साल के अंदर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़ुबान के अंदर वो वर्थ नहीं है, कि वो दफ्तरी
ख़तो ख़िताबत नहीं कर सकती या लोगों को ऐसा कोई शऊर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसके पीछे तो एक ही बात नज़र आती है कि हम जानबूझकर एक ख़ास तबका या हुक्मरान तबका इसको जो है वो दरखोर इतना समझ रहा है और इसको जानबूझ के नाफिजुल अमल नहीं किया जा रहा। और शायद उसकी वजह यही है कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोल के शायद हम बड़े बन जाते हैं। हालांकि अंग्रेज़ी बोलने से बड़ा नहीं होता, कोई भी ज़बान जो है वो कोई बड़ी और छोटी नहीं होती। असल में जो उसकी अपनी ज़बान है, जो मेरी मदर टंग है या जो मेरी कौमी ज़बान है, वो ही उसके ऊपर ही हमें प्राउड करना पड़ेगा, उसी के ऊपर हमें फ़ख्र जो है वो महसूस करना पड़ेगा। आज दुनिया की जितनी कौमें भी हैं, देखें यही कहा जाता है ना कि आज इंटरनेशनल ज़बान है जो है अंग्रेज़ी, साइंस की ज़बान है अंग्रेज़ी, सरमाए की ज़बान है अंग्रेज़ी, दुनिया के बिज़नेस की ज़बान है अंग्रेज़ी। तो इसलिए हम तो जी अंग्रेज़ी में ही जा रहे हैं। तो अगर ये बात है तो आज ये देखने की ज़रूरत है कि चीनी इस वक्त दुनिया की कितनी बड़ी मईशत है, क्या वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही है? क्या वो सारे काम उनके दफ्तरों में अंग्रेज़ी में हो रहे हैं? लेकिन डॉक्टर साहब मैं क्योंकि आप मेरे ही सवाल की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ वो सवाल ही मैं कर दूँ आपसे। डॉक्टर साहब, मैं अल्फाज चुन रहा हूँ ताकि वो पूरा मेरा सवाल बन सके और मैं आप तक अपना ख्याल पहुँचा सकूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं अभी इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि देखें, ये बात तो मानने से मुकासिर नहीं है कि यकीनन उर्दू ऐसी ज़बान है जो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे भी आपने सरकारी दफ्तरों में आपने अगर अपने ख़तो किताबत करनी है, आपने दिखानी है, आपने करनी है। मुझे आज तक एक केस याद है, बड़ा मशहूर केस था जिसको लाइव टेलीविज़न पे दिखाया गया, लेकिन उसमें भी बहस व मुबाहिसा जो अदालत का था वो अंग्रेज़ी में था और मैं बड़ा दुखी हुआ, मुझे बड़ी दुखन हुई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा एक रोल मॉडल केस जा रहा है, इसमें तो जो आपका मुकालमा होना चाहिए था उर्दू में होना चाहिए था, लेकिन चले शायद मेरी समझ इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं उसको समझ सकूँ। लेकिन मैं इस सवाल की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा ताकि वापस आकर मुझे भी वो अल्फाज मिल जाएंगे और वो अल्फाज जमा कर सकूँगा, मैं सवाल पूछ सकूँ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। हम बात कर रहे हैं उर्दू ज़बान के नफाज की और कैसे पाकिस्तान में हम अपने ख़ास तौर पर अपने मुल्क में अपनी जद्दोजहद से इस ज़ुबान को परवान चढ़ा सकते। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ। वो अल्फाज कुछ तो ढूंढ लिए मैंने। आपने चाइनीज़ की बात की, मैंड्रिन में अपनी ज़ुबान में वो अब सिखाते हैं, पढ़ाई कराते हैं। आप जर्मनी के लिए अप्लाई करें, वो कहते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करेंगे तो पढ़ाई होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में कर रही हैं। आप फ्रेंच को पेरिस को देख लें, आप स्विट्ज़रलैंड को देख लें, फ्रेंच सीखेंगे तब आप आएंगे। फ्रांस में यही, आप फ्रेंच सीख कर आएंगे। आप रशिया को देख लें, रशिया कहती है नहीं जी रशियन होगी तो तालीम होगी वरना नहीं होगी। मैं ये मानता हूँ कि अब देखें, अब जो सवाल है, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हम शायद एक ज़ुबान को वो उस तरह पावरफुल लेकर ऊपर नहीं चढ़ सकते, ये मेरी सोच है। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी आपने ज़ुबान अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करना है ताकि पूरी दुनिया तक पहुंच सके। अब आप अंग्रेज़ी चैनल भी ला रहे हैं ताकि डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म में जहां पर हम लैक कर रहे थे वहां पर हम लैक ना करें। सो क्या दुश्मनी ज़ुबान से है या नहीं? उर्दू का जो मकाम था वो ख़त्म हो रहा है। असल मसला क्या है? वो कहते हैं ना कि असल मसले पे तो कोई बात ही नहीं करता, तो असल मसला क्या है? देखें, यही तो रोना है बुनियादी तौर पे कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जिसको हम जैसे आप कह रहे हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं या हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता कंट्री नहीं हैं, इसलिए हम अंग्रेज़ी जो है वो बोल रहे हैं। अभी आपने ये एक हमारे वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया तुर्की का, और तुर्की के वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की वो सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो उसने अपनी ज़बान में की, जबकि हमने जो वहाँ गुफ्तगू की वो हमने अंग्रेज़ी ज़बान में की। इसी तरीके से अभी ईरान के जो सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान साहब, वो तशरीफ़ लाए। क्या वो अंग्रेज़ी नहीं जानते? वो अंग्रेज़ी हमसे शायद बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू की ईरानी ज़बान में और हमने जो गुफ्तगू की वो अंग्रेज़ी ज़बान में, और हमने उसको ट्रांसलेट किया ईरानी ज़बान को, और वो भी अंग्रेज़ी में किया, उर्दू की बजाय वो भी अंग्रेज़ी में किया। तो ये वो नुकात हैं, शायद इनको मेरे ख़्याल में असर नो देखने की ज़रूरत है, इनके ऊपर ज़रा हमदर्दी करने की ज़रूरत है। और
हुक्मरान तबके को ये बावर करने की ज़रूरत है कि अगर हम उर्दू में जवाब देंगे, और मेरे ख़्याल में यकीनन वो बहुत बेहतर और नपतुला जवाब होगा जब हम अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में जवाब देंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की तो मुझे एक चीज़ याद आ गई है, बहुत खूबसूरत बात है। यहाँ से जाए ना, पाकिस्तान टेलीविज़न पर कसीदा बुर्दा शरीफ लगा करता था, और वो हर ज़ुबान में जो है वो उसकी ट्रांसलेशन हुआ करती थी, और वो ज़ुबान जो पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं, जिसमें उर्दू भी थी, उसमें बलोची भी थी, उसमें सिंधी भी थी, उसमें कश्मीरी भी थी। तो वो यकीन माने मुझे आज तो वो इतना फैसिनेटिंग है कि अगर आप आज भी वो लगा देंगे तो मैं आपको हर ज़ुबान में वो पढ़ के सुना दूँगा। सब मायानाज लोगों को ने लिया, बहुत सारे ऐसे टॉप सिंगर्स थे जिन्होंने उसको उर्दू में और बलोची में और सिंधी में उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया। आपने इतनी खूबसूरत बात की है, शायद ये छोटी छोटी काविशों से आप उर्दू को वो उसका खोया हुआ मुकाम वापस दे सकते हैं। मुझे याद है कि कार्टून लगा करते थे मीना, और मीना कार्टून वॉज इन उर्दू, कंप्लीट उर्दू में मीना के कार्टून होते थे, और हम बड़े शौक से देखा करते थे मीना के कार्टून। मुझे आज भी मीना याद है। लेकिन अगर अब आप देखें तो बच्चों को अंग्रेज़ी, वही आप कहते हैं बेहतर करने के लिए कहते हैं अंग्रेज़ी वाले कार्टून देखो, देखना कैसे फर अंग्रेज़ी बोलेगा। आप अपना सवाल कीजिए। मेरा बात आपने बहुत अच्छी की। हर जिस भी मुल्क को हम देख लें, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो साउथ कोरियन हो, जहाँ पे भी हम जाते हैं हम देखते हैं कि वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम ट्रांसलेट करके उनकी बात को सुन रहे होते हैं। बहुत सारे ममालिक इसमें से भी ऐसे हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है, वो भी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री और स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, जहाँ हम बात करते हैं उर्दू को मज़बूत करने की, वहाँ पे जो बहुत सारे आगे से आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, उन पे बंदा कभी कभी खामोश भी हो जाता है। हमें नहीं समझ आती कि हम उनका जवाब कैसे दें, या हम उसके आगे उसके जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो क्या पेश करें। तो मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी, हो सकता है आप कोई ऐसी बात कर दें जो हम सब के लिए एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात हो। जैसे अगर मैं कभी उर्दू के इस्तेमाल की बात करूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि कायद आज़म भी तो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल क्या करते थे। कायद आज़म जो है वो अपनी स्पीचेस भी अंग्रेज़ी में किया करते थे, और लोग आगे ऐसे खड़े होते थे जिनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती थी, फिर भी वो उनके साथ इमोशनली कनेक्ट करते थे। उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव पे वो शोर किया करते थे। इसका मतलब है कि अपनी बात समझाने के लिए ज़बान नहीं बल्कि एहसासात की ज़रूरत होती है, और अगर ज़बान ख़राब थी या ज़बान गलत थी तो हमारे जो कायद जिनके पीछे चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो क्यों अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते थे। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हज़रत कायद आज़म चूँकि अंग्रेज़ी ज़बान बोलते थे इसलिए हम अंग्रेज़ी ज़बान बोलते हैं। तो अगर हम कायद की बातों पे अमल करते हैं, अगर कायद की इरशादात पे हम अमल करते हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। तो बिल्कुल इसमें शक नहीं है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह जो हैं वो अंग्रेज़ी के अंदर स्पीच करते थे, लेकिन कायद आज़म तो वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान की 150 साल हिस्ट्री को पढ़ा था, और वो इस नतीजे पे पहुँचे थे कि अगर इस हिंदुस्तान की कौम को कोई मुत्तहिद रखने वाली चीज़ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू है, और उर्दू को वो समझते थे कि ये लिंगवा फ्रांका है। आप तहरीक पाकिस्तान की जितनी भी जो है जलसे देख लें, वो सब के सब वो कोयटा में हुए, वो बेशक कलकत्ता में हुए, वो बेशक लखनऊ में हुए, वो बेशक कराची में हुए, वो जहाँ भी हुए, वो सब के सब किस ज़बान के अंदर लोगों ने आके तहरीक पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर खिताबात किए। फिर आप उसको बात देखें, जितने अखबारात हमारे छपे वो सब के सब किस ज़बान में छप रहे थे। इवन मुस्लिम लीग का जो तर्जमान मंशूर जो उनका रिसाला था वो किस ज़बान में छप रहा था, वो भी उर्दू ज़बान में। अच्छा, फिर हज़रत छोटा सा ब्रेक लूँगा डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक के लिए कहा गया है, और ये बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि 1947 से पहले अगर आप उनकी तकारीर ले लें तो आपको अंग्रेज़ी ज़बान में ही मिलेंगी, लेकिन एज सून एज जब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ उर्दू ज़बान हुई 47 के बाद, उसके बाद पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तकारीर और तहरीक में क्या ज़बान इस्तेमाल की गई, इस पर ज़रूर रिसर्च कीजिएगा, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कॉस तो आपका दिन बहुत अच्छा।
एक बार फिर से आप सबको कहेंगे खुशामदीद। प्रोफेसर साहब अपना जो जवाब है वो मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम फिर ज़ैनब की तरफ जाएंगे। आप कायद के तकरीर के हवाले से बात कर रहे थे प्रोफेसर। जी, कायद ने, मैंने कहा कि कायद की तो बात फिर हमें माननी चाहिए। एक दफ़ा एक तकरीर हो रही थी, एक जलसा हो रहा था और उसमें फ़िरोज़ ख़ान नून अंग्रेज़ी में स्पीच कर रहे थे और जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हमारे रहे जी। तो फ़िरोज़ ख़ान नून स्पीच कर रहे थे अंग्रेज़ी में, तो नीचे से मजमे में से आवाज़ें आना शुरू हो गई, उर्दू में करें, उर्दू उर्दू उर्दू। तो फ़िरोज़ ख़ान नून ने कहा कि आप क्यों शोर कर रहे हैं, हज़रत कायद आज़म भी तो अंग्रेज़ी में तकरीर करते हैं, उस पर तो आपने कभी एतराज़ नहीं किया। तो उस वक्त हज़रत कायद आज़म पीछे से खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि फ़िरोज़ ख़ान नून मेरी ओट ले रहे हैं, मेरे पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरकारी और कौमी ज़बान उर्दू होगी और सिर्फ़ उर्दू होगी। तो गोया ये उन्होंने उस वक़्त वाज़ेह कर दिया कि ये उर्दू होगी। इसी तरह फिर अगर आप देखें कि बंगाल में जब कुछ नौजवानों ने उर्दू के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और हज़रत कायद आज़म उस वक्त बीमार थे, ये पाकिस्तान बनने की बाद की बात है, 1948 की बात है। हज़रत कायद आज़म बीमार थे लेकिन आपने फ़ौरन ढाका जाने का फ़ैसला किया और उस वक़्त हमारे पास कोई ऐसा जहाज़ नहीं था जो बग़ैर फ्यूल लिए रास्ते में कलकत्ता से फ्यूल लिए बग़ैर ढाका जा सके। तो आपने ओवर फ्यूलिंग करवाई और ढाका पहुँचे और वहाँ ख़िताब किया और ये कहा कि हमें बंगाली से कोई मसला नहीं, आप बंगाली बोलें, उसको प्रमोट करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए जो इनको जोड़ सकती है वो सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू है। तो गोया आपने हर जगह पे जब तहरीक चल रही थी उस वक़्त भी और जब वो हुकूमत में थे उस वक़्त भी अगर किसी ज़बान की तरवीज की बात की और ये समझा कि ये कौम को मुत्तहिद रख सकती है, ये पूरे मुल्क के अंदर समझी जा सकती है, बंगला में चले जाएं समझी जा सकती है, पेशावर चले जाएं समझी जा सकती है। वन यूनिफाइड एक ज़ुबान थी जिस पे इत्तफाक किया गया था। अब ज़ैनब की तरफ चलते हैं। ज़ैनब प्रोसीजर के बिल्कुल करीब हैं और कुछ पड़ा हुआ है उस मट्टी के बर्तन में। अब मट्टी के बर्तन में चिकन है जो उसकी मैं रेसिपी बता देती हूँ थोड़ी देर में। सबसे पहले हम सब्जियाँ जो है इसमें यूज़ करेंगे, उसमें जाएगा ज़ुकीनी और प्याज। ज़ुकीनी को माड़ू कहते हैं, माड़ू इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी कटिंग जो है वो डाइस कटिंग। अच्छा, आपको पता है माड़ू पंजाबी में कहते हैं इसको? हाँ, मुझे अभी यही कद्दू कहते हैं। हाँ जी, कद्दू कहते हैं और लौकी कहते हैं उर्दू में, लेकिन माड़ू जो है वो पंजाबी ज़बान। इसको अच्छे से जो है पका लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा लगेगा कि सब्जियां सौगी हो गई हैं तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि जो मैंने चिकन यहाँ पे मैरिनेट किया था और उसको मैंने पका लिया था क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, तो मैंने पहले से बना लिया था। उसमें चिकन की मैरिनेशन में मैंने इसके अंदर काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लावर और चीनी का इस्तेमाल किया है और साथ में मैंने अंडे की सफ़ेदी डाली है। जो हमारी रेसिपी चार्ट है उसमें 450 ग्राम चिकन है, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर ये चिकन जो पका हुआ है वो डाल देंगे। अच्छा, चाइनीज़ खाने का सबसे अच्छी बात ये होती है कि बहुत झटपट बन जाती है, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो करके रखनी पड़ती है। जो सब्जियां काटनी होती हैं, जो कटिंग का मटेरियल होता है वो, और डिफरेंट जगहों पे इनको तैयार करना होता है, वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब बनता है तो फ़ौरन से बन जाता है। बिल्कुल, जैसे ही थोड़ा सा मैं देखूंगी कि इसमें सब्जियां पक गई हैं तो फिर हम इसके बाद सॉसेस डालेंगे जो उसकी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, इसमें पीनट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर बादाम भी डालते हैं रोस्ट किए हुए और काजू भी डालते हैं। तो आज मैं इसके अंदर जो है काजू डालूंगी, इनको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से, जिनको कुछ लोगों को नट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं चाइनीज़ फूड में, कुछ लोगों को कम लगते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे सॉसेस की तरफ आते हैं। यहाँ पे 2 तरह की सोया सॉस इस्तेमाल की जाएगी। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाइट सोया सॉस या जो नॉर्मल सॉस होती है वो यूज़ की है। उसके बाद हम इसके अंदर डार्क सोया सॉस डालेंगे जिसके अंदर जिसकी क्वांटिटी जो है वो 2 टेबल स्पून है। ये थोड़ा सा जो है कलर इसका चेंज करेंगे। डार्क और लाइट सोया सॉस में जो डार्क सोया सॉस होती है वो सॉल्टी बहुत ज़्यादा होती है और जो लाइट होती है उसका सॉस तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप लाइट और डार्क ले ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है ज़िंदगी की,
तो आप डार्क, अच्छा ज़्यादातर लोग जो है ना जो घर में ख़वातीन बनाती हैं खाना, वो डार्क सोया सॉस को हैंडल नहीं कर पाती, तो आप सिंपल एक सॉस भी, सोया सॉस जो नॉर्मल हमारी मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशवरा भी सुन लें। हाँ जी 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 बताएं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप सिर्फ डार्क वाला ले लो और फिर उसका आप डाइल्यूट कर लें। ये नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हमने किया हुआ है, आई डू इट। अच्छा हाँ, हम ये करते हैं। अब देखिए रेस्टोरेंट्स में तो इस तरह के जुगाड़ू काम होते हैं। You don't say it to my restaurant. I do it at home. मैं घर पे करता हूँ ये। तो घर में अब ऑथेंटिक चीज़ में इस तरह से नहीं होता। दूसरा ये कि यहाँ पे विनेगर मैंने 1 टेबल स्पून ली है और सेसमी ऑयल का इस्तेमाल जो है चाइनीज़ खानों में लाजमी होता है, उसका वो भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल लिया है। और इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। अच्छा, चीनी की जगह एक और सॉस मिलती है हॉइसन सॉस, वो शुगरी होती है और आप उसका स्वीट टेक्सचर उसका होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि घर में मौजूद खाना जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे बना रही हूँ मैं, आसानी से बन सकता है, तो वो उसका इस्तेमाल मैंने चीनी के उसमें किया है। आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप देखें कि ये पक गया है और सॉसेस सारी चली गई हैं, तो यखनी अगर आपके पास है तो आप यखनी डाल लें इसके अंदर। अगर यखनी नहीं है तो चिकन पाउडर से भी आप इसको डाइल्यूट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा आपने डालना है ताकि थोड़ा सा इसका जो ग्रेवी है वो बन जाए। और ये भी ग्रेवी जब पक जाएगी तो फिर मैंने कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून लिया, उसको पानी के अंदर मिक्स किया। जो यखनी है वो आपने जो चिकन बॉईल किया था उसकी? नहीं, चिकन तो बॉईल किया ही नहीं है ना मैंने, तुमने बस डायरेक्ट फ्राई किया चिकन। हाँ, उसकी मैरिनेशन मैंने बताई है ना कि काली मिर्च, नमक और शुगर और साथ में लेकिन वो पका हुआ नहीं है, बॉइल्ड नहीं है वो। नहीं, बॉइल्ड नहीं है। तो गोश्त की यखनी डाल सकते हैं? हाँ, गोश्त की भी डाल सकते हैं, बस यखनी होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो जब भी गोश्त करती हूँ प्रेशर कुकर में, तो उसकी जो यखनी बचती है, अगर वो मुझे ना चाहिए तो मैं उसको फ्रीज कर लेती हूँ और फिर मैं थोड़ी थोड़ी खानों में डालती हूँ। हाँ, डाल सकते हैं, बस यखनी होनी चाहिए। और फिर कुछ लोगों के पास यखनी घर में बनी हुई नहीं होती। अच्छा। तो फिर उसका ये तरीका है कि आप चिकन पाउडर या एक चिकन क्यूब मिलता है मार्केट से, एक अच्छे ब्रांड का, वो यूज कर सकते हैं। कर लेते हैं हम लोग। मुझे लगा आप कहेंगे उस पे भी ना ही ना कर दें, आपके जुगाड़ है। और लास्ट में हम कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारी जो थिकनेस आ जाए ना उसमें। हाँ, थिकनेस आ जाए, बिल्कुल। और बस हमारी जो कंग पाव चिकन है वो रेडी है। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, एक खट्टा खट्टा सा पन, कभी कभी वो बड़ा एक थिन लाइन होती है कांग पाव में, वो कहते हैं कि जी बड़ा खट्टा सा है, ये बड़ा केचप महसूस हो रहा है, ये बड़ा लाल हो गया है, इसकी क्या मसले मसाइल है ज़िंदगी अच्छा, के? लाल तो नहीं, इसका कलर ये देखें ब्लैक होता है। मैंने डार्क सोया सॉस इसीलिए यूज़ किया कि इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हम मंचूरियन या सिचुआन बनाते हैं उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसमें ये है कि रेड नहीं, डार्क सोया सॉस की वजह से जो है ये ब्लैकिश की तरफ आता है। अगर आप डार्क सोया सॉस नहीं डालते तो फिर ये जो है इसका वाइटिश आप कंग पाव की बात कर रही हैं? हाँ, मैं कंग पाव की बात कर रही हूँ। कंग पाव इज रेड? नहीं, रेड नहीं होता, रेड नहीं होता। ऑथेंटिक रेसिपी यही होती है जिसके अंदर जो है चिकन पाउडर, सॉरी डार्क सोया सॉस। कोई और चीज़ ऐसी जो इम्पोर्टेंट हो बताना, फिर हमने ब्रेक पे जाना। बस यही है कि आपने इसकी, वैसे तो चाइनीज़ फूड की जितनी भी चिकन की सबसे पहले मैरिनेशन करते हैं वो एक ही होती है और बाकी सॉसेस डिफरेंट होती हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल डिफरेंट होता है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि लाल मोटी मिर्च जो गोल मिर्च होती है वो इस्तेमाल की जाती है, या कश्मीरी लाल मिर्च वो कर सकते हैं इसके अंदर इस्तेमाल। अगर वो नहीं है तो जैसे मैंने इस्तेमाल नहीं की तो कोई मसला नहीं है, आप ना करें। मेरे पे इंकशाफ हुआ है ये कंग पाव इज नॉट रेड। मैं गोना सर्च इट, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। हम जो है ब्रेक लेते हैं। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। एक और सुबह सवालों का सिलसिला जारी है। हम उर्दू ज़बान के हवाले से बात कर रहे थे, हम किचन में भी जाएंगे और आपको फाइनल प्रोडक्ट भी दिखाएंगे कि वो क्या बन गया है। लेकिन उससे पहले हम सवालात के सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और अब हम सोशल मीडिया की बात करें। मैं उससे पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अब आपके रोल मॉडल बन गए हैं। पहले हमें याद है कि हम किताबें पढ़ा करते थे और उम्र अयार कभी कभी आपका रोल मॉडल बन जाया करता था। कभी कभी आप शेक्सपियर को, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई दो राय है, आप उसको रोल मॉडल, उसकी कहानियों के किरदारों को रोल मॉडल बना लिया करते थे। लेकिन अब आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन निकालते हैं और वो लोग आपके रोल मॉडल बनना शुरू हो जाते हैं जो कि रोल मॉडल क्या, वो मॉडल बनने के भी कहीं लायक नहीं होते। मतलब इतनी शर्मिंदगी होती है कभी कभी उनके कंटेंट को देख कर के, और फिर आप अफसोस करते हैं कि वायरल तो हो रहा है, लोग देख रहे हैं। उर्दू ज़ुबान
का जब वो इस्तेमाल करते हैं और वो जिस तरह वो लबो लहजा इख्तियार करते हैं, वो जो आपके रोल मॉडल होते हैं, फिर आप उनको कॉपी करते हैं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले देख रहा था, कुछ बच्चे 6-7 पता नहीं कोई चीज़ है जो बहुत मुसलसल कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हम फेमस कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वायरल, उसके लिए हम कोई एफर्ट, कोई कंटेंट, कोई कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बना रहे हैं। क्या गवर्नमेंट लेवल पर, गवर्नमेंट सतह पर ये काम नहीं हो सकते कि इस चीज़ों को, इसके कंटेंट को प्रोड्यूस किया जाए? जो मीना की कहानी हम तब देखते थे वो अब किया जाए, क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखें, रोल मॉडल जो है ये तो इंसान की ज़िंदगी में, ख़ासकर बच्चों की ज़िंदगी में बहुत अहम जो है वो किरदार अदा करता है। जब तक हमने रोल मॉडल के बारे में अपने बच्चों को आगाह किया कि रोल मॉडल कैसा होना चाहिए, उसका किरदार कैसा होना चाहिए, उसका अखलाक कैसा होना चाहिए, उसकी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, और ये चीज़ें देखी जाती थी कि जितना अच्छा कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर परफॉर्म करता है उतना ही अच्छा इंसान समझा जाता था, उतने ही लोग उसको जो है उसको फॉलो करते थे, उसको जो है वो अपने लिए रोल मॉडल तसव्वुर करते थे। किसी को बहादुरी की वजह से, किसी को अखलाक की वजह से, किसी को इल्म की वजह से, किसी को तालीम और फ़हम की वजह से, किसी को गुफ्तगू करते हुए देखते थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहा है, इसको देख के कभी हम रोल मॉडल जो है वो बनाया करते थे। लेकिन फिर चूँकि मादियत का और मीडिया का एक इन्फ्लुएंस आया और कुछ बड़ी ताकतों ने जो है वो रोल मॉडल हमारी बल्कि लाइफ का स्ट्रक्चर वो चेंज करके, तब्दील करके रख दिया कि अब सारे रोल मॉडल जो हैं वो पैसे के साथ, मादियत के साथ मुंसलिक हो गए, जुड़ गए हैं पैसे के साथ। प्रोफेसर साहब, हमने किचन की तरफ चलना है, आप भी हमारे साथ आ जाएं, फिर वहाँ पे भी मजीद हम गुफ्तगू करेंगे। चले, आ जाइए प्लीज, आपके बाद। जी ज़ैनब, हम आपके पास आ गए। ओ, ये भी है। हाँ, ये मैंने बनाए थे, लेकिन इसकी रेसिपी अभी तक हमने ये क्या हो गया हमारे साथ? हमने तो सोचा कि ये नहीं होगा, लेकिन ये है। वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। बिल्कुल, मैं चमचा रख के भूल गई। ये अक्सर होता है हम लोगों के साथ जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं और कोई चीज़ सजा रहे होते हैं। चावल, फ्राइड राइस में अंदाजे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सब्जी आई थी, शायद सब्जी नहीं, फ्राइड राइस है। तो मुझे लगा कि ये शायद ना हो, सिर्फ आज हम चिकन की ही रेसिपी बताएं, लेकिन ज़ैनब जो है वो फिर कोई अंदाज़ा कोई लगा सके कि चावल ये इससे क्यों बोल से उल्टाए जाते हैं? बहुत आसान है, पोर्शंस की वजह से। क्योंकि एक तो चाइनीज़ खाने आप देखें चॉपस्टिक से खाए जाते हैं और आप उसकी क्वांटिटी बड़ी मेजर्ड होती है, वो कम खाने को तरजीह देते हैं और जल्दी खाने को बनाने को भी तरजीह देते हैं। आप जितनी भी कटिंग सब्जियों के बारे में बात करें, अगर आप चाइना विजिट करें तो ये आपको सब स्टोर से मिल जाएगी, आपको हर चीज़ मिलेगी और वो उनके फ्रिज में, उनकी चीज़ों में होती है, क्योंकि उनको लगता है कि खाना खाने में टाइम जो ज़ाया होता है वो ज़्यादा है खाने में। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ कंग पाओ चिकन की। यहाँ पे जो चिकन मैंने बोनलेस लिया था वो 450 ग्राम लिया है। कॉर्नफ्लावर इसमें 2 खाने के चम्मच जाएंगे और नमक हस्बे जायका और अंडा 1 अदद। आप अंडे की सफ़ेदी भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैरिनेशन बना के आप 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख दें। सॉस के लिए सोया सॉस 1 खाने के चम्मच, डार्क सोया सॉस 1 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, हॉसन सॉस अगर हो तो 1 खाने का चम्मच, और अगर ना हो तो आप शुगर भी सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। चीनी 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, पानी 1/4 कप, इसको यखनी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और तिल का जो तेल होता है वो आपने इस्तेमाल करना है 1 चाय का चम्मच। प्रोसीजर इस तरह से कि चिकन को मैरिनेशन जो मैंने बताई है वो बना के आप रख दें और फिर आपने हाई फ्लेम पे थोड़े से ज़्यादा तेल में आपने इसको पकाना है। जैसे ही चिकन पक जाएगा तो आपने इसे साइड पे निकाल लेना है और उसके बाद आपने फिर एक और पतीला लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालना है, सब्जियां डालनी है, वही चिकन जो बना हुआ है वो डालना है, नट्स अपने हिसाब से अगर जो पसंद है आप वो डालें और फिर सॉसेस डालें। और फिर उसके बाद कॉर्नफ्लावर लास्ट में, रेसिपी में नहीं मौजूद, कॉर्नफ्लावर आपने लास्ट में ज़रूर डालना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थोड़ी थिक बने और अच्छा लगे, और फिर फ्राइड राइस के साथ सर्व। अच्छा ज़ैनब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब भी आप चाइनीज़ खाने घर में बनाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, तो वो एज इट इज़ नहीं बनते। क्या रीज़न क्या होती है? हम खुद अपनी कोई बीच में चीज़ जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं, कोई एक्सक्लूड कर लेते हैं, ये नहीं मिला तो ये डाल लो, ये नहीं मिला तो ऐसे कर लो। दूसरा ये वजह होती है, कोई और भी वजह? इस तरह से है कि जैसे अब चिली पेस्ट हम जो घर में यूज़ करते हैं, चिली सॉस जो यूज़ करते हैं चाइनीज़ किचन में या चाइना के, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट होती है।
वहाँ पे जो है वो बनाई जाती है, ख़ुद से घर में बनाई जाती है, मतलब रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, या चाइनीज़ खानों में चिली पेस्ट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। दूसरा ये कि हम चाइनीज़ खानों में केचप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें ये लगता है कि केचपी सी कर देंगे तो वो जो है वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उसमें टेंगीनेस भी होती है, स्वीटनेस भी होती है। तो उसको रेप्लिकेट हम कर सकते हैं घर के नॉर्मल खानों से और सॉसेस से, लेकिन हम वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि चाइनीज़ खाने अगर हम खाएंगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे और वो खा भी एक और मेरा सवाल है आप दोनों की इजाज़त से पूछ रहा हूँ, अच्छा क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि केचप और ये सारी चीज़ें हमने किस क्वालिटी की डाली है? बिकॉज एक हमारे बचपन में, नाम नहीं मैं लूँगी, हमारे बचपन में केचप आता था बाल्टी के अंदर, ठीक है? हाँ जी। और जब भी कोई ज़्यादा चीज़ हमने बनानी होती थी या इस तरह का बनाना होता था पूरे ख़ानदान को, उस टाइम तो चाइनीज़ बहुत अहमियत रखता था, तो हम वो बाल्टी वाला वो बाल्टी वाला केचप हम उस पर डाल देते थे और वो फिर कुछ अजीब ही बन जाता था। तो क्वालिटी की वजह से भी, क्वालिटी की वजह से भी होता है, और हर चीज़ में जो है वो केचप नहीं डलती। और जैसे अभी हम आई हूँ थोड़ी देर पहले ये कहते हैं कि इसका कलर चेंज है, कुछ जो कंग पाव हैं वो रेडिश इसलिए होते हैं कि उसमें डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपने डार्क सोया सॉस निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि डार्क सोया सॉस हर खाने को आप जो भी खाने में डालें, अगर फ्राइड राइस में भी आप तो वो ब्लैकिश हो जाएगा, कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो दो तरह के होते हैं, आप डार्क सोया सॉस के साथ भी बना सकते हैं और उसको निकाल के भी बना। हाँ, बिकॉज़ आई वाज स्टिल कंफ्यूज, पर मैंने आपने कहा, मैंने क्लियर कर दिया आपको। खैर है, अगर आप कह रही हैं नहीं, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि डार्क सोया सॉस आप निकाल दें। ठीक है जी, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त हमारे पास इतना ही था और वो ख़त्म हुआ चाहता है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें सीखी, लेकिन इसी दुआ के साथ कहते हैं और हम आखिर में यही कहेंगे कि किसी ज़ुबान के साथ दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी उस सोच के साथ है जिसमें कमतरी और बरतरी का एहसास आपको दिलाया जाए अगर आप कोई ज़ुबान बोले तो। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखा आपसे। हलीमा बहुत शुक्रिया, ज़ैनब थैंक यू वेरी मच फॉर दैट डिश। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे यही कहेंगे आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा।